जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHIE 142 आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास जापान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसपे हमने आपकी PYQ से प्लस बुक से जो VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने गैस पेपर में कवर कर दिए हैं, तो उसको आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अब जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार का हमारा पेज खुल के आ जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, सर्च कोड पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे और कोड टाइप करेंगे तो BHIE 142। तो जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में जापान द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों की चर्चा कीजिए। यानी जापान द्वारा जो शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे सुधार किए गए उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जापान शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से अग्रणी रहा है। देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जापान ने शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और आधुनिक जरूरतों के अनुसार सुधार करने के लिए समय समय पर जो है बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। पहला क्या उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण कर दिया। जापान ने अपनी शिक्षा प्रणाली को पश्चिमी देशों से प्रेरणा लेकर आधुनिक बनाया। 19वीं सदी के अंत में मेजी युग में जापान ने शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदलकर राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य और समान शिक्षा को लागू किया। इस सुधार का उद्देश्य था कि हर बच्चे को शिक्षा मिले और वह देश के विकास में भागीदार बन सके। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जब मेजी हुआ है 19वीं सदी के अंत में तो उन्होंने क्या किया, पूरी शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह बदलकर क्या कर दिया, राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य कर दिया और समान शिक्षा को लागू किया। इसका उद्देश्य था कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले और वह देश के विकास में भागीदार बन सके। इसके बाद अनिवार्य शिक्षा का विस्तार। तो जापान ने शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए अनिवार्य शिक्षा का विस्तार किया। शुरुआत में 6 साल की अनिवार्य शिक्षा थी जिसे बाद में बढ़ाकर 9 साल से यानी कि 6 साल प्राथमिक प्लस 3 साल मिडिल स्कूल कर दिया गया। इससे बच्चों को प्रारंभिक स्तर की अच्छी शिक्षा मिलने लगी। इसके बाद शिक्षा में गुणवत्ता सुधार। तो जापान ने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। शिक्षकों की प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत किया गया। शिक्षक बनने के लिए कठोर परीक्षा और प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। इससे शिक्षकों की योग्यता और पढ़ाने की गुणवत्ता में सुधार हुआ था। इसके बाद तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विकास। तो जापान ने आर्थिक विकास के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया। तकनीकी स्कूलों और व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना की गई ताकि युवा तकनीकी कौशल सीख सकें और उद्योगों में रोजगार पा सकें। यह सुधार जापान की औद्योगिक क्रांति में मददगार साबित हुआ था। अब इसके बाद विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा सुधार। तो जापान ने उच्च शिक्षा को भी मजबूत किया। विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाई गई और शोध कार्य को प्रोत्साहित किया गया। सरकार ने उच्च शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता योजना शुरू की। इससे युवाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का विकास हुआ। इसके बाद उन्होंने सहभागी शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया। जापान की शिक्षा प्रणाली में छात्रों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा जाता बल्कि व्यवहारिक शिक्षा और समूह आधारित शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाता है। छात्रों को टीम वर्क, समस्या सुलझाने की कला और नेतृत्व के गुण भी सिखाए जाते हैं। इसके बाद नैतिक शिक्षा का समावेश। तो जापान की शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया है। स्कूलों में बच्चों की ईमानदारी, अनुशासन, सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को सिखाया जाता है। इससे बच्चों का चरित्र निर्माण होता है। इसके बाद देखते हैं तकनीक का उपयोग। तो जापान ने शिक्षा में तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया। स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और डिजिटल लर्निंग का विकास हुआ। इससे शिक्षा का स्तर और जो है प्रभावशीलता बढ़ी, यानी शिक्षा का स्तर और बढ़ गया। इसके बाद समय समय पर शिक्षा नीतियों में बदलाव करना। जापान सरकार शिक्षा नीतियों को समय समय पर बदलती रहती है ताकि शिक्षा प्रणाली बदलते समाज और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप बनी रहे।
उदाहरण के हाल के वर्षों में STEM जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स शिक्षा पर विशेष जो है जापान ने ध्यान दिया है। यहाँ पर हमने देखा कि जापान ने अपनी जो है शिक्षा में कौन कौन सुधार किए। सबसे पहला तो क्या किया, शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण किया। अनिवार्य शिक्षा का विस्तार यानी कि 6 साल से 9 साल तक कर दिया गया। शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार किया गया, यानी कि जो भी शिक्षक बनेंगे उनसे कठोर परीक्षा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विकास किया गया। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा में सुधार किया गया। सहभागी शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया गया। नैतिक शिक्षा को उन्होंने अपने जो पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा का समावेश किया। तकनीकी का उपयोग किया और समय समय पर वो क्या करते हैं, अपनी शिक्षा नीतियों में बदलाव करते हैं। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो जापान ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण आधार माना। शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारों से जापान ने अपनी आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक प्रगति में तेजी लाई। आधुनिक और समावेशी शिक्षा नीति ने जापान को विश्व के सबसे विकसित देशों में शामिल किया। इन सुधारों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा में निरंतर सुधार और नवाचार से ही देश की तरक्की संभव है। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान के तीव्र आर्थिक विकास के कारणों का जो है विश्लेषण कीजिए। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, जापान ने तीव्र आर्थिक विकास किया, उसके कौन कौन से कारण थे उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने बहुत तेजी से आर्थिक विकास किया, जो दुनिया के लिए एक चमत्कार जैसा था। लगभग तबाह हालत से उठकर जापान आज एक विकसित और समृद्ध देश बन गया है। जैसा कि आपको पता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो यहाँ पर जापान में परमाणु बम गिराया गया, जिससे उसकी हालात बिल्कुल तबाह हो गई थी। फिर भी उसने जो है इतनी तेजी से आर्थिक विकास किया, अब वो जो है विकसित और समृद्ध देशों में से एक देश बन चुका है। युद्ध के बाद की पुनर्निर्माण नीतियां, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को बहुत नुकसान हुआ। शहर तबाह हो गए थे और उद्योग नष्ट हो गए थे। लेकिन युद्ध के बाद जापान सरकार ने देश को फिर से बनाने के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने भारी निवेश करके फैक्ट्रियां, सड़कों और रेल मार्गों का पुनर्निर्माण किया। यह पुनर्निर्माण जापान के आर्थिक विकास की पहली सीढ़ी थी। यानी उन्होंने ऐसे कानून बनाए और जो है भारी निवेश करके जो है फैक्ट्रियां, सड़कें और रेल मार्गों का निर्माण किया। इसके बाद अमेरिका का आर्थिक और सैन्य सहयोग। युद्ध के बाद अमेरिका ने जापान को आर्थिक सहायता दी। अमेरिका ने जापान को पुनर्निर्माण के लिए धन और तकनीकी मदद दी। इसके साथ ही जापान को अपने रक्षा खर्च को कम करने का मौका मिला, क्योंकि अमेरिका ने जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। इस वजह से जापान अपनी सारी ताकत जो है आर्थिक विकास में लगा सका। लेकिन दूसरा कारण था कि आज जो अमेरिका था उसने उनको आर्थिक सहयोग दिया जापान को, और सैन्य सहयोग भी दिया, जिससे जो सैन्य सहयोग में खर्चा हो रहा था उससे जापान ने क्या किया, उसे आर्थिक विकास में लगा दिया था। इसके बाद श्रमिकों की मेहनत और अनुशासन। तो जापानी लोग बहुत मेहनती और अनुशासित होते हैं। युद्ध के बाद हर व्यक्ति ने देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत की। जापान में काम के प्रति ईमानदारी और लगन थी। लोगों का यह समर्पण आर्थिक विकास का सबसे बड़ा जो है कारण बना था। इसके बाद शिक्षा और तकनीकी विकास। तो जापान ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। युद्ध के बाद शिक्षा प्रणाली को सुधार कर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इससे युवाओं को आधुनिक तकनीकों की जानकारी मिली और वे नए उद्योगों में कुशल बन गए। तकनीकी ज्ञान की यह वृद्धि जापान की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने में मददगार रही थी। इसके बाद नवीन तकनीकी और अनुसंधान। तो जापान ने विदेशी तकनीकों को सीखकर उसमें सुधार किया और खुद की नई तकनीकें विकसित की। जापानी कंपनियों जैसे टोयोटा, सोनी और होंडा ने नई नई मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स बनाकर विश्व बाजार में अपना दबदबा बनाया। अनुसंधान और विकास में भारी निवेश ने जापान को तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी बना दिया। इसके बाद सरकार उद्योग के बीच सहयोग। तो जापानी सरकार उद्योगों के बीच अच्छा तालमेल था। सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहित किया, नियम कानून बनाए और उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण बनाया। साथ ही व्यापार नीतियां और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियां बनाई गई। इससे सहयोग ने आर्थिक विकास को और तेजी से किया। यानी कि यहाँ पर क्या था, सरकार और उद्योग के बीच क्या था, उद्योग के बीच समन्वय थे। यानी ये दोनों लोग क्या करते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। निर्यात आधारित विकास नीति। तो जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्यात पर जोर दिया। जापानी कंपनियों ने विश्व में कई देशों में अपने उत्पाद बेचे, जिससे विदेशी मुद्रा आई और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। जापान ने सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाकर विदेशी बाजार में जो है सफलता पाई थी।
इसके बाद लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता। तो युद्ध के बाद जापान ने लोकतंत्र को अपनाया, जिससे राजनीतिक स्थिरता आई। स्थिर सरकार ने निरंतर विकास की नीतियां बनाई और लागू की। राजनीतिक स्थिरता के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ा और आर्थिक गतिविधियां जो है सुचारू रूप से चल सकी। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, लोकतंत्र जो जापान में लोकतंत्र स्थापित हुआ और एक स्थिर सरकार आई। तो स्थिर जब स्थिर सरकार की स्थिरता होती है तभी जो है निवेशक वहां पर इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है। सामाजिक और आर्थिक सुधार। तो जापान ने भूमि सुधार करके किसानों को जमीन दी और जो है गरीबी को कम किया। इसके साथ ही छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इससे रोजगार के अवसर बढ़े और ग्रामीण इलाकों की जो है आर्थिक स्थिति सुधरी। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो जापान का तीव्र आर्थिक विकास केवल किस्मत की बात नहीं थी, बल्कि कड़ी मेहनत, सही नीतियां, तकनीकी प्रगति और सरकार जनता के सहयोग का नतीजा था। युद्ध के बाद से लेकर आज तक जापान ने लगातार सुधार करके दुनिया की ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाई है। यह एक प्रेरणा है कि कैसे दृढ़ निश्चय और सही योजनाओं से किसी भी देश को सफल बनाया जा सकता है। तो जापान की जो विकास था वो कोई किस्मत की बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, सही नीतियों और तकनीकी प्रगति की सहायता से क्या किया था, अपने जो आर्थिक विकास को बढ़ाया था। युद्ध के बाद से लेकर आज तक जापान ने अपनी लगातार जो है नीतियों में सुधार किया है और दुनिया की ताकतवर जो है अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जापान ने कौन कौन से तरीके अपनाए जिसके द्वारा उसका जो है आर्थिक विकास तेजी से हो सका। तो पहला कारण था युद्ध के बाद पुनर्निर्माण नीतियां, अमेरिका का आर्थिक और सैन्य सहयोग, श्रमिकों की मेहनत और अनुशासन, शिक्षा और तकनीकी का विकास, नवीन तकनीकी और अनुसंधान अनुसंधान सरकार उद्योग के बीच सहयोग होना, निर्यात आधारित विकास नीति, लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक और आर्थिक सुधार। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, मेजी का राजनीतिक मेजी राजनीतिक व्यवस्था की जो है विवेचना कीजिए। तो मेजी राजनीतिक व्यवस्था जापान की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रणाली थी जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में अस्तित्व में आई। यह व्यवस्था जो है मेजी सुधारों के दौरान स्थापित हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य जापान को पश्चिमी देशों की तरह आधुनिक और शक्तिशाली बनाना था। इस व्यवस्था ने जापान के पारंपरिक सामंती समाज को खत्म कर एक केंद्रीयकृत और आधुनिक राजनीतिक ढांचा तैयार किया। तो यहाँ पर जो मेजी मेजी राजनीतिक व्यवस्था थी वो क्या थी, एक ऐतिहासिक प्रणाली थी जो 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के आरंभ में जो है जापान में आई थी। इस व्यवस्था ने क्या किया, जो है मेजी सुधारों के दौरान क्या किया, इसने जो है इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो पश्चिमी देशों की तरह आधुनिक और शक्तिशाली जो है जापान को शक्तिशाली बनाना। और ये व्यवस्था क्या करती थी, पारंपरिक जो सामंती समाज को थी उसको उसने क्या किया, पूरी तरह समाप्त कर दिया और केंद्रीकृत और आधुनिक जो है राजनीतिक ढांचा तैयार किया। तो सबसे पहले क्या हुआ, मेजी सुधार और राजनीतिक परिवर्तन। तो 1868 में मेजी सुधार के माध्यम से टोकुगावा शोगुनशाही का अंत हुआ और शाही सत्ता का पुनः पुनरुद्धार हुआ। मेजी सम्राट के नाम पर सत्ता केंद्रित की गई, लेकिन असल सत्ता शाही सरकार और उसकी नियुक्ति कार्यकारी परिषद के पास थी। मेजी नेताओं ने जापान को पश्चिमी देशों से पीछे न रहने देने के लिए तेजी से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार लागू किए। तो 1868 में क्या हुआ, जो मेजी सुधार के माध्यम से जो है टोकुगावा शोगुनशाही का अंत हुआ और वहां से जो है शाही सत्ता का पुनः पुनरुद्धार हुआ। मेजी सम्राट के नाम पर सत्ता केंद्रित की गई, लेकिन जो असल सत्ता थी ना वो शाही सरकार और जो है उसकी नियुक्ति कार्यकारी परिषद के पास थी। मेजी नेताओं ने जापान को पश्चिमी देशों से पीछे न रहने देने के लिए तेजी से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार लागू किए। इसके बाद संविधान का निर्माण हुआ। तो 1889 में जापान का पहला संविधान, जिसे मेजी संविधान कहते हैं, लागू किया गया। यह संविधान जापान के राजनीतिक ढांचे का आधार था। इसमें राज्य की सत्ता को 3 शाखाओं में बांटा गया था। यहाँ पर देखिए, जो सम्राट था, मेजी सम्राट के नाम पर सत्ता केंद्रित की गई थी, लेकिन जो पावर किसके पास थी, मेजी सम्राट के पास नहीं थी। किसके पास थी, शाही सरकार और जो है उसके नियुक्त कार्यकारी परिषद के पास थी। तो यहाँ पर जो है 1889 में जापान का पहला संविधान जो है बना, जिसे मेजी संविधान कहा गया। इसे लागू किया कि यह संविधान जो है जब जापान के राजनीतिक ढांचे का आधार था। इसमें जो है राज्य की सत्ता को 3 शाखाओं में बांटा गया था। पहला था संसद, जिसे डाइट कहते हैं। इसमें 2 सदन से प्रतिनिधि सभा लोअर हाउस एंड राज्य परिषद मतलब कि अपर हाउस।
संसद को कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन इसका प्रभाव जो है शाही सत्ता के सामने सीमित था। कार्यपालिका, जिसमें सम्राट के नाम पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आते थे। सम्राट की जो है सत्ता सर्वश्रेष्ठ थी और वे सरकार के प्रमुख माने जाते थे। इसके बाद न्यायपालिका, तो स्वतंत्र न्यायपालिका बनाएगी, लेकिन इसका नियंत्रण भी सम्राट के हाथों में था। अब यहाँ पर देखते हैं सम्राट की भूमिका। तो मेजी राजनीतिक व्यवस्था में सम्राट की भूमिका सर्वोपरि थी। वह राज्य का सर्वोच्च नेता था और उसकी शक्ति काफी विस्तृत थी। सम्राट के पास सेना पर नियंत्रण, कानून बनाने और संविधान को बदलने का अधिकार था। हालांकि असल में शासन मंत्री और जापानी सरकार के अन्य अधिकारी उसके सलाहकार के रूप में काम करते थे। यहाँ पर देखिए, अधिकार तो राजा के पास थे, लेकिन अधिकार जो है सब जो ऑफिशियली राजा के पास थे, लेकिन उसको जो है चलाता कौन था, उसके जो है नीचे लोअर केस के जो अधिकारी वगैरह होते थे, उसको वो लोग चलाते थे। संसद और जनता का स्थान। तो मेजी संविधान में पहली बार जापान में संसद की स्थापना हुई, जिससे जनता को कुछ हद तक शासन में भागीदारी का मौका मिला, लेकिन संसद की शक्तियां सीमित थी। जनता का मतदान केवल संपत्ति के आधार पर सीमित वर्ग को दिया गया था, जिससे आम जनता का राजनीतिक प्रभाव कम था। फिर भी यह जापान में लोकतंत्र की ओर पहला कदम बढ़ चुका था। इसके बाद प्रशासनिक सुधार। तो मेजी युग में प्रशासनिक सुधार भी हुए। जापान को कई हिस्सों में बांटकर वहां स्थानीय प्रशासन स्थापित किया गया। प्रशासन को सुव्यवस्थित और मजबूत बनाने के लिए केंद्रीकृत सरकारी प्रणाली अपनाई गई। साथ ही सिविल सेवा प्रणाली बनाई गई, जो कार्यपालिका के सुचारू संचालन में मदद करती थी। इसके बाद सैन्य एवं विदेश नीति। तो मेजी राजनीति व्यवस्था ने जापान को सैन्य रूप से भी मजबूत बनाया। सम्राट के नेतृत्व में सेना का पुनर्गठन हुआ और आधुनिक हथियारों और रणनीतियों का उपयोग किया गया। जापान ने विदेश नीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई और पश्चिमी शक्तियों के साथ जो है प्रतिस्पर्धा शुरू की। इसके बाद देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था का महत्व। तो मेजी राजनीतिक व्यवस्था ने जापान को एक पिछड़े और सामंती देश से आधुनिक औद्योगिक और सामरिक महाशक्ति बनाने में मदद की। इस व्यवस्था के कारण जापान ने आर्थिक, तकनीकी और सैन्य रूप से तीव्र प्रगति की। इसके परिणाम स्वरूप जापान ने 20वीं सदी के शुरुआत में विश्व शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो मेजी राजनीतिक व्यवस्था ने जापान के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। इस व्यवस्था ने पारंपरिक शासन प्रणाली को बदलकर आधुनिक और केंद्रीकृत शासन प्रणाली की नींव रखी। हालांकि इससे सम्राट की अत्यधिक सत्ता थी और लोकतंत्र सीमित था, फिर भी यह जापान को पश्चिमी दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार की गई थी। मेजी सुधार और संविधान ने जापान को साम्राज्यवादी ताकत बनने का रास्ता दिखाया और आधुनिक जो है जापान का निर्माण किया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मेजी राज व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके बारे में यहाँ पर हमने देखा। तो उसमें जो है क्या हुआ, मेजी सुधार और राजनीतिक परिवर्तन हुए, संविधान का निर्माण हुआ, सम्राट की भूमिका इसमें बताई गई, संसद और जनता का स्थान क्या रहेगा, प्रशासनिक सुधार हुए, इसमें सैन्य और विदेश नीति बनाई गई और राजनीतिक व्यवस्था का इसका महत्व क्या था मेजी, तो उसको हमने देखा। इसके बाद हमने निष्कर्ष लिखा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, जापान में सैन्यवाद के विकास की विवेचना कीजिए, यानी कि जापान में जो है सैन्यवाद का विकास कैसे हुआ। तो जापान में सैन्यवाद का विकास एक लंबे ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम था। सैन्यवाद का अर्थ है सेना या सैन्य शक्तियों का देश की राजनीति, समाज और विदेश नीति पर प्रभुत्व, जैसे कि पाकिस्तान में इस समय चल रहा है। जापान में यह विचार धीरे धीरे उभरा और 20वीं शताब्दी के अंत तक 20वीं शताब्दी की शुरुआत में चरम पर पहुंच गया था। यानी कि जापान में विचार क्या धीरे धीरे उभरा और 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक जो है ये चरम पर पहुंच चुका था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते इसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक जापान एक परंपरागत सामंती समाज था, जिसे जो है टोकुगावा शोगुन के अधीन चलाया जा रहा था। लेकिन 1868 में मीजी पुनर्स्थापन के बाद जापान ने तेजी से आधुनिकीकरण और पाश्चात्यकरण की राह पकड़ी। इस समय सेना का भी आधुनिकीकरण हुआ और जो है इसे पश्चिमी देशों की तर्ज पर संगठित किया गया था। इसके बाद सेना का बढ़ता प्रभाव। तो मेजी युग में सेना की जो है विशेष सम्मान प्राप्त था। सरकार ने इसे राजा की सेना माना और इसकी स्वायत्तता को बढ़ाया। समय के साथ सेना और नौसेना ने जापानी राजनीति में सीधा दखल देना शुरू किया। खासकर 20वीं सदी की आरंभ में सैन्य नेताओं का प्रभाव प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्तियों में बढ़ गया था। इसके बाद रूस और चीन के युद्ध खिलाफ। तो जापान ने 1894 से 95 और
1904 से 5 में रूस के खिलाफ युद्ध किए और दोनों में जीत हासिल की। इन सफलताओं से जापान की जनता और नेताओं में सैन्य ताकत पर भरोसा बढ़ा और देश में सैन्यवाद को समर्थन मिला। इससे यह सोच बनी कि युद्ध के जरिए ही राष्ट्र को महान बनाया जा सकता है। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और जो है आर्थिक विकास, आर्थिक प्रभाव। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 में जापान ने मित्र राष्ट्रों को साथ दिया। इससे उसे एशिया में कई क्षेत्रों पर अधिकार मिला। युद्ध के बाद जापान की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, जिससे जनता में असंतोष बढ़ा। इन समस्याओं का लाभ सैन्य नेताओं ने उठाया और यह प्रचार किया कि देश की समस्याओं का समाधान विस्तारवाद और सैन्य शक्ति से ही संभव है। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो है सैन्य नेता थे, उन्होंने क्या किया, उसने जो है इसका लाभ उठाया और कहा कि देश की समस्याओं का समाधान जो है विस्तारवाद, यानी कि हम लोग क्या करें, अपना जो है जापान के एरिया को बढ़ाएं, दूसरे देशों पर कब्जा करें, और ये जो है सिर्फ ओनली सैन्य शक्ति से ही संभव है। इसके बाद 1930 के दशक में सैन्यवाद का चरम। तो 1930 के दशक में जापान में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो गईं और सेना ने पूरी तरह से सरकार पर नियंत्रण कर लिया। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया और 1937 में चीन के साथ जो है पूर्ण युद्ध शुरू कर दिया। इस समय जापान की विदेश नीति पूरी तरह आक्रामक हो गई थी। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध और परिणाम। तो 1941 में जापान ने अमेरिका पर पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिससे वह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। लेकिन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के बाद जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके साथ ही जापान का सैन्यवाद भी समाप्त हो गया था। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो जापान में सैन्यवाद का विकास का इतिहास राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और जो है राष्ट्रीय गौरव की भावना का मिश्रण था। यद्यपि इसने जापान को थोड़े समय के लिए ताकतवर बनाया, लेकिन अंततः इसका परिणाम विनाशकारी रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने शांति और लोकतंत्र की राह अपनाई। यहाँ पर हमने टोटल 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपकी जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आपको गैस पेपर परचेज करना है तो आप shop.hindustanknowledge.com से परचेज कर सकते हैं और जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।